खानदान का मजबूत दिया पड़ाई दीवार की तरह एक हो गया तो तेरा खैर नहीं होगा मियां साहब। 1.5 साल इस मुल्क का धरने की सियासत ने बर्बाद कर दी। अब हड़तालों के जरिए रोका जाए। जनरल नवाज शरीफ बने हुए हैं, ये मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पले हुए हैं, इनके अंदर जमहूरी सोच है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑपरेशन आज मुकम्मल बंद रहे और इसलिए बहुत सारी जो आज फ्लाइट्स थी, ऑलमोस्ट तमाम फ्लाइट्स आप कह सकते हैं कि वो मनसूख हो गई। पैसेंजर्स रुल गए एयरपोर्ट पर ही और उसमें से बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जो कि उम्रे के लिए जाना चाह रहे थे। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तक जो यूनियंस हैं और जो हुकूमत है वो मिलकर बैठे नहीं है इस चीज़ का हल निकालने के लिए। अब इसमें दो इश्यूज हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से जो कि आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक मसला है कि क्या निजकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक शफाफ तरीके से इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज करने जा रही है। ये एक इशू है। जो दूसरा इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है, जो कि कल पेश आया। हमने देखा कि कराची में जब एहतजाज था पीआईए के मुलाजमीन का, तो फिर वहां पर फायरिंग की गई, लाठीचार्ज हुआ और फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद वहां पे 3 मुलाजमीन जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के वो जाँ बहक हो गए। इस पर आज जो है शदीद रद्द अमल दिखाया है ऑपोजिशन ने। आज खुर्शीद शाह साहब ने जब बात की तो उनको तो ज़ियाउलक नजर आने लगा है और इमरान खान साहब को भी इस वक्त एक आमरीत का दौर नजर आ रहा है। इन दोनों रहनुमा आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। मैं तो समझता था कि ज़ियाउलक खत्म हो गया, मिट गया, मगर कल फिर मैंने देखा कि वो जिंदा होकर घूम रहा है। हमने आवाम से वायदा किया था, वोट लेने से पहले कहा था कि मैं निजकारी नहीं करने दूंगा। अवाम और मजदूरों की नजरों में फ्रंट लाइन पे खड़ा करके क्या मैसेज देना चाहते हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हम में से नहीं है। आपकी ताकत जब आया था इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के, उस वक्त तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आप ताकतवर कितने हैं। पीआईए के जो इस वक्त स्ट्राइक पे उनके कारकुन हैं, उनके खदशात दूर करने चाहिए थे। ये बुलडोज करने की कोशिश है मिलिट्री डिक्टेटर की तरह। जनरल नवाज शरीफ बने हुए हैं, ये मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पले हुए हैं, इनके अंदर जमहूरी सोच है ही नहीं। जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी खुर्शीद शाह साहब की और इमरान खान साहब की। अब कल इस इशू पर जब परवेज रशीद साहब ने बात की थी तो इशारतन उन्होंने कहा था कि साजिश हुई है, लेकिन आज वो खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि नाकाम हड़ताल थी, उसको कामयाब हड़ताल बनाने के लिए 3 लोगों को जाँ बहक किया गया और उनके खून की होली खेली गई। क्या कहा, जरा सुनिए परवेज रशीद साहब ने। 1.5 साल इस मुल्क का धरने की सियासत ने बर्बाद कर, अब हड़तालों के जरिए रोका जाए। हड़ताल की तरफ मामलात को बढ़ाया गया और अब उसे सियासी जमातें सियासी तौर पर कैश करना चाहती हैं। एक नाकाम हड़ताल को कामयाब हड़ताल में तब्दील करने के लिए 3 अफराद के खून से होली खेली गई। ये नून लीग का मौकिफ है जो कि परवेज रशीद के अलावा बहुत सारे इनके रहनुमा इस वक्त टीवी चैनल्स पर आके दे रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन को कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है और खासतौर पे वो लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं जो कि धरने के दिनों में भी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और इस वक्त वो पार्टीज जो कि रेंजर्स के खिलाफ है, यानी कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से बीच में मसाइल थे, तो उन पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये साजिश वहां पैदा की गई है। इस पर भी हम बात करेंगे और निजकारी पर भी बात होगी। मेरे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। लतीफ खोसा साहब, ये क्या साजिश हो रही है और ये जो खून की होली खेलने का इल्जाम है, ये तो डायरेक्टली आज परवेज रशीद साहब और दीगर नून लीग के रहनुमा जो है वो पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ भी कहते रहे, इतनी पाकिस्तान की अवाम बाशऊर हैं कि वो उनकी इस फजूल और लग़व किस्म की बात पर उनको ख़ुद भी मेरे ख्याल में कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो रेंजर्स को मुकम्मल अख्तियार आज भी उसकी तौसीक कर दी है, इजाफा कर दिया है, एडिशन कर दी है।
और पहले भी किसी वक्त भी उन्होंने उसको जो है ये नहीं कहा था कि हम अख्तियार नहीं देते। ये पीपल्स पार्टी की ओनरशिप है, पीपल्स पार्टी की क़यादत के नीचे ही ऑपरेशन हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से ये ऑपरेशन हो रहा है। अगर हमने थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उसका मतलब ये नहीं था कि हम इसके मुखालिफ थे या हम उसका तसलसल नहीं चाहते थे। आज वो बात भी ख़त्म हो गई, दम तोड़ गई, इसलिए कि हमने वो चीफ मिनिस्टर साहब ने साइन कर दिए हैं, को अख्तियार दे दिए हैं। सो ये परवेज रशीद साहब की ये बात जो है, इल्जाम क्यों लग रहा है कि इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पे उन जमातों की तरफ से जो कि रेंजर्स के अख्तियारात के खिलाफ थे? देखिए, हुकूमत इसलिए कह रही है कि हुकूमत ने जो खून की होली खेली है, ये बदतरीन उन्होंने दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है। ये PIA के जो मुलाजमीन थे उनका ये आईनी हक था आर्टिकल 16 में कि पुरअमन एहतजाज करना। आपकी आंखों ने यानी मीडिया ने सब पाकिस्तान को, सारी दुनिया को दिखाया वो किस कदर पुरअमन तरीके से कर रहे थे, किस कदर उन पर जो है तशद्दुद बरता गया, रवा किया गया। ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब का ये वतीरा जो है, ये मॉडल टाउन का देख लीजिएगा। सानेहा चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल बगल में उनको जो है 14 आदमी कत्ल किए गए, 90 को जो है गोलियां मार के छलनी करके ज़ख्मी किया गया। और जब जुडिशल कमीशन बैठा और उसने वर्डिक्ट दिया, उसको आज तक उन्होंने जो है पब्लिक नहीं किया गया। और फिर एक GIT बिठाकर उसको जो है राना सनाउल्लाह को इस्तिस्ना करके जो है दोबारा बहाल कर दिया गया। तो ये बदकिस्मती से जमहूरी रवैयों का फुकदान है। ये बदतरीन हिलाकू और चंगेज़ खान की तर्ज की हुकूमत चाहते हैं हुक्मरानी। ये खुद ही एक क्रिएट करते हैं क्राइसिस, उस पर तशद्दुद और जबर करते हैं। ज़ियाउल हक मर चुके हैं लेकिन वो अभी हमें जिंदा नजर आ रहे हैं। असद उमर साहब, ये इल्जाम धरने के वक्त आपकी जमात में लगा था कि आप लोग लाशों की सियासत कर रहे हैं, और यही इल्जाम आज ऑपोजिशन पे लग रहा है, पीपल्स पार्टी पे भी लग रहा है और फिर PMLN की जानिब से आपकी जमात पर भी लगाया गया है। ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है कि मॉडल टाउन में लाशें गिरती हैं तो ऑपोजिशन की गिरती हैं, इस्लामाबाद में लाशें गिरती हैं तो ऑपोजिशन की गिरती हैं, कराची में लाशें गिरती हैं तो वो PIA के मुलाजमीन की गिरती हैं, लेकिन साजिश मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हो रही है। ये बड़ी ही कमाल की बात है। तो हर जगह मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, यहाँ पे तो सियासी पार्टी भी नहीं थे, PIA के मुलाजमीन थे। तो वो कौन सी एक कुव्वत है जो इनके खिलाफ साजिश कर रही है? इतने दलेर हुए में खुल के बात करने की बात करें तो वो भी बता दें कि वो कौन सी कुव्वत है। मामला बिगाड़ने का यही तरीका था, इनफैक्ट मामला बिगाड़ने का नहीं, पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है उसको रोकने का यही तरीका था ऑपोजिशन जमातों के पास। अच्छा, ये जो है ना, बड़ी मुझे उनकी परवेज रशीद की बात सुन के एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि उससे ये तो पता चला कि धरना इनके औसान पर कितना सवार था कि 4 महीने के धरने को, 126 दिन के धरने को उन्होंने कहा 1.5 साल धरना चलता रहा। तो 4 महीने का धरना इनके औसान पे इतना सवार था। देखिए, जो वहाँ पर गोलियाँ चली, ये अक्सर मैंने नोट किया है कि अपने हुकूमती अरकान जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये हुकूमत में है। अगर गोली किसी ऑपोजिशन जमात ने चलाई, पीपल्स पार्टी वाले ने चलाई, PIA के मुलाजमीन में से किसी ने चलाई, किसी और इदारे ने चलाई, तो उसको पकड़ना तो हुकूमत का काम है ना। तफ्तीशी इदारे इनके पास हैं, पुलिस इनके पास है, रेंजर्स इस वक्त उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो जिस किसी ने भी ये घिनौना काम किया, 3 बेगुनाह मासूम लोग मारे गए, जाँ बहक हुए, वो अपना एक आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एक एहतजाज का। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, चोर नहीं थे, डाकू नहीं थे। तो वो 3 जानें जो ज़ाये हुई हैं उसका जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आती है ना। अगर वो कह रहे हैं, जाहिर है उन्होंने बहुत तहकीकात करी होंगी, तहकीकात के बाद उनको पता चल गया कि जो रेंजर्स की मुखालफत कर रहे हैं यानी कि पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इसके पीछे थे, तो आए बिस्मिल्लाह करें, अरेस्ट करने शुरू करें लोग। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? और इस हवाले से तहकीकात होगी भी। अभी रेंजर्स की तरफ से भी बयान आया था कि उन्होंने भी ब्रिगेडियर लेवल पर जो है इंक्वायरी बिठा दी है। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कल मैंने प्रोग्राम किया था और उसमें यह बताया था कि ठीक है, एक वाकया हो गया, हमें नहीं पता अभी तक कि किसने गोली चलाई, लेकिन उसके बाद हुकूमत की बेहिसी उस वक्त नजर आती है जब आपकी तरफ से बयान दिए जाते हैं, तनकीद की जाती है, लेकिन इस वाकये की ना तो मुजम्मत होती है, ना तो इनके साथ इज़हारे हमदर्दी दिखाई जाती है। लेकिन आज भी रवैया वही है नून लीग का। आज भी परवेज रशीद साहब बात कर रहे हैं वाकये के हवाले से, तो अफसोस नहीं है, वो इल्जाम लगा रहे कि साजिश हो रही है हुकूमत के साथ और इस साजिश में ऑपोजिशन जमातें मुलविस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं खुद कल TV प्रोग्रामों में कल भी मैंने शिरकत की, आज भी आपके साथ बैठा हूँ।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा फ़र्द होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिसे इस वाक़े पे अफसोस का इज़हार ना किया हो, और यकीनन अफसोसनाक वाक़या है। इंसानी जान का ज़िया वो किसी भी हवाले से हो, उस पर यकीनन अफसोस बनता है, और हमने अफसोस का इज़हार किया है, गहरे दुख और रंज का इज़हार किया है। उसके साथ साथ जो बात हमने की है वो ये की है कि ये बातें दो मुख्तलिफ हैं। देखें, अपोजिशन को हम क्यों कहते हैं कि लाशों की सियासत करती है, इसलिए कि PIA की निष्कारी मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ मामला है। ये जो एक हादसा हुआ, एक सानिया हुआ, ये मुकम्मल एक मुख्तलिफ मामला है। इस हादसे की छानबीन करने की ज़रूरत है। वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि पुरअमन तरीके के साथ हम एक ऐसे अमल की तरफ जाएं जिसके लिए अक्सर सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक रही हैं, माजी में कोशिशें हुई हैं, खुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये निष्कारी की बातें करती रही है। अब अगर ये सियासी जमातें ये चाहती हैं कि PIA की निष्कारी को या PIA को भी कालाबाग डैम बना लें, इस वक्त तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती हैं, मैं जरा बात अपनी मुकम्मल कर लूँ शहजाद, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ, मुझे आपकी बात सही समझ नहीं आ रही, मुझे थोड़ी सी बात मुकम्मल करने दें। अगर ये सियासी जमातें ये चाहती हैं कि PIA को और इसकी निष्कारी को भी कालाबाग डैम का इशू बना लें, जिसमें अक्सर जमातों को पता नहीं कि वो इशू है क्या और उससे कौन से सूबे को फ़ायदा और नुकसान है, लेकिन नहीं बनने देना। इसी तरह निजकारी से क्या फ़ायदा हो रहा है एयरलाइन को और क्या इससे नुकसान होगा, इस पर बहस की ज़रूरत है, इस पर बात करें। हमें कायल कर सकते हैं तो कायल करें, वो अलग मामला है। लेकिन इस वाक़े की आड़ में ये कहना कि आप मर भी गए तो हम ये नहीं करेंगे, हम इस वाक़े की मजम्मत भी करते हैं, ये काबिल अफसोस वाक़या है। इसका फायदा किसी सूरत में हुकूमत को नहीं है। हुकूमत का ना कोई ऑर्डर था, ना हमारी तरफ से कोई हिदायत थी, ना कोई डायरेक्शन थी कि इस तरह का कोई फायरिंग वहाँ पे हो और किसी कीमती इंसानी जान का नुकसान हो। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि इसमें वो फोर्सेस मुलविस हैं जो इस मामले में बिगाड़ चाहती थी, जो चाहती थी कि इस मामले में मतलब कौन सी ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जिसमें इशारों पे ना बात करें। देखिए, अगर तो इल्जाम लगा रहे तो फिर खुल के लगाए ना कि हाँ पीपल्स पार्टी ने करवाया या उन्होंने खुद किया या PTI ने करवाया, यही कहना चाहते हैं ना तारिक फजल चौधरी साहब आप? नहीं, मैं बिल्कुल किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ ने करा दिया या पीपल्स पार्टी ने करा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुव्वतें बहरहाल मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े, जो नहीं चाहती कि PIA एक फ़ाल इदारा बने, या जिनके इस इदारे के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, या जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। इससे पहले बहुत सारी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मौके पर होती रही हैं, जिससे ये साबित होता रहा है कि वो एक्टर्स जो पाकिस्तान में तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह के गंभीर मसाइल को हल नहीं होने देना चाहते, जो ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिन्होंने, ठीक है डॉक्टर साहब, ये फायदा उन कुव्वतों को है और नुकसान गवर्नमेंट को है। कर रहे हैं, लेकिन तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हम ऐसी सूरत हाल पैदा करें। मुझे असद उमर साहब एक चीज ये क्लियर कर दें, क्योंकि कल मेरी आपसे बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, ये मामला क्या है? क्या तहरीक इंसाफ ने अपने 2013 के मंशूर में PIA की निजकारी का जिक्र किया है? क्या ये आपकी पॉलिसी थी कि जब आप अगर हुकूमत में आते हैं तो PIA को प्राइवेटाइज करेंगे? शहजाद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा कैमरे के दिखा दीजिए। ये है PTI का मंशूर 2013 के इलेक्शन का। इस मंशूर के अंदर दो जगह पर जिक्र किया गया है PIA का। पहला जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इमरजेंसी, यानी कि इदारों को बेहतर करने की बात की गई है और वहां पे PIA का जिक्र किया गया है और PIA के बारे में यह कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन, कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि कमर्शियल एक एयरलाइन को कैसे चलाया जाता है, वहां से इसको निकाला जाएगा और एक इंडिपेंडेंट, जो हमने कॉर्पोरेशन बनाने की बात की थी, मलेशिया का जो मॉडल है खजाना या टेमासिक है सिंगापुर में, वहां पर इसको लेके जाना था। ये सफा नंबर 12 के ऊपर था। फिर सफा नंबर के ऊपर जहां पे एविएशन का सेक्शन है, वहां पर यह लिखा हुआ है कि इसको PIA को रिवैम्प किया जाएगा। रिवैम्प करने का तरीकाकार यह होगा कि इसको सियासी मुदाखलत इसमें रोकी जाएगी और मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल लाइंस पे चलाया जाएगा। मुझे ये बता दें कि कहां इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले PIA को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो फिर तो कल जब परवेज रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, असद उमर साहब जब परवेज रशीद साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जुबैर साहब साथ बैठे हुए थे, और आज भी जब वो बात करते तो यही कहते हैं कि आपके मंशूर में, तो क्या वो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? फिर वो सरियन झूठ। लेकिन वो मैं उनको सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि इनके मीडिया टीम में किसी ने गलती कर ली है अपनी रिसर्च के अंदर,
तो इन सबको फीड कर दिया ना। तारिक फजल चौधरी तो मुझे पता है दानिस्ता तौर पर झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको मीडिया से जो ब्रीफिंग मिली उन्होंने वो बात आगे कह दी। सो सरियन झूठ है, मैं आपको दिखा चुका हूं। अगर किसी को पूरा मंशूर बन रहा है मुझसे राब्ता कर ले, वरना तो insaf.pk पे जाए और वहां पे जाके देख ले। ये वो हिस्से हैं शहजाद मंशूर के जो मैंने लिखे थे अपने हाथ से, तो मुझे तो खुदा का वास्ता मत बनाए ना क्या मंशूर में लिखा हुआ है। दूसरी बात जो तारिक, मैं अभी कालाबाग डैम के हवाले से जरा लतीफ खोसा साहब से पूछूंगा सवाल, लेकिन साहब ये बता दें, ये फिर क्यों ये आप बार बार आके ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मंशूर में है प्राइवेटाइजेशन और अब वो जो है यू टर्न ले रहे हैं? नहीं, यू टर्न की बात जो है तहरीक इंसाफ के मंशूर को, जाहिर है मैं उस मंशूर की किसी शिक का हवाला नहीं दिया, लेकिन ये वो काम है या ये वो आपसे मेरी मुराद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नहीं है, इंसाफ की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम, मैं अपनी ज़ात के हवाले से ये बात कह रहा हूँ और बासियत एक पार्लियामेंटेरियन ये बात कह रहा हूँ कि कभी इस इदारे की निजकारी के ख़िलाफ़ उस तरह आवाज़ बुलंद करते, इस तरह इसके ख़िलाफ़ बात करते हुए कभी मैंने नहीं देखा। और जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे तमाम सिख इदारे जो इस मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे बोझ बने हुए हैं, इमरान खान साहब से मैं सुनता रहा कि उन्होंने कई दफ़ा ये कहा कि इन इदारों से जान छुड़ाने की ज़रूरत है और कोई बेहतर हल निकालने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हर वो पार्टी जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है वो यकीनन उस हल की तलाश में है जिससे ये इदारे फ़ाल हो सकें, जिससे इन इदारों को जो मईशत में बोझ है, अब स्टील मिल को आप देख लें, वहाँ से क्या हमें पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, पाकिस्तान क्या दे रहा है, PIA से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, पाकिस्तान कितना PIA को फीड कर रहा है। कब तक फीड करते रहेंगे आप? कब तक अरबों रुपए आप एक ऐसे कुएं में झोंकते रहेंगे कि जिसका कोई नीचे सिरा ही नहीं है, जिसको भरा ही नहीं जा सकता? हमको इसको बेचने नहीं चाह रहे, हम तो इसको एक ऐसी 1 मिनट का जवाब देने दें। जी असद साहब, मैं एक मिनट में जवाब दे दूं जी। अच्छा जी, इन्होंने जो बात की, पहली बात बड़ी खूबसूरत की कि कोई हल है आपके पास तो आए हमारे साथ बैठें, बताएं। जनाब, एक PI के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, उस स्पेशल कमेटी में पूछ लीजिए आप सबसे ज्यादा किसने इंफॉर्मेशन मांगी, डेटा किसने मांगा, एनालिसिस कौन करके गया, और उसके बाद 2 सफात पे मुश्तमिल ठोस तजावीज के साथ किसने सामने सिफारिशात रखी, वो जनाब तहरीक इंसाफ थी। उस कमेटी के किसी मेंबर से पूछ लीजिए, जब हमने सिफारिशात दी उसके बाद क्या 2 घंटे की भी बहस की गई हमसे कि यार असद उमर ये आपने अपनी तरफ से बड़ी नेक नियति भी दी होंगी, लेकिन ये काम इसलिए नहीं हो सकता, ये काम इसलिए नहीं हो सकता, ये काम इसलिए नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आपने कर ली, अच्छा इसको अगर आप लिख के देना चाहते हैं तो लिख के दे दें। मीटिंग खत्म, कमेटी खत्म, असेंबली में लेके आए, ऑर्डर ऑफ द डे में अगले दिन के PIA एक्ट था ही नहीं। 2 बजे के बाद ऑर्डर ऑफ द डे बदला गया। तारिक फजल चौधरी, वो सिफारिशात क्या थी और क्या उससे ये इदारा बगैर प्राइवेटाइज किए हुए क्या एक ट्रैक पर आ जाता? मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा, लेकिन एक मुख्तसर कमेंट लतीफ खोसा साहब इस पे कर दें। क्या इस इशू को भी आप कालाबाग डैम का इशू बनाना चाहते हैं? जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सियासी जमातों को अक्सर पता भी नहीं होता कि इशू क्या है, इसके फवायद क्या है, इसके नुकसान क्या है, लेकिन खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ। शहजाद, हमने क्या कालाबाग डैम बनाना है? माशाल्लाह ये खुद कफील है, हर चीज़ को ये इतना सीक्रेटिवली रख के इतना मुतनाज़ा बना देते हैं कि हमें या किसी और को ज़रूरत नहीं है इनकी मुखालफत करने की। भाई ये पार्लियामान को तो मानते नहीं है, सेनेट में 1 साल नहीं गए प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ज़वाबित को तब्दील करना पड़ा कि खुदा रहा अपनी रूनमाई कराइएगा, हम आपको देखना चाहते हैं। और कौमी असम्बली में जब करारदाद पेश हुई कि 1 दिन तो हफ्ते में दे दिया करें, तो उसको अददी बरतरी पर मुस्तरद कर दिया गया। अरे बाबा, ये क्यों नहीं पार्लियामान में ये चीज़ें डिस्कस करते? हमने क्या उसको मुतनाज़ा बनाना है? ये तो खुद इतना मुतनाज़ा बना दिया है कि इन्होंने बुलडोज किया। पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, उसको कॉर्पोरेशन, उसको कंपनी बना दिया। उसके बाद इन्होंने बिल लेकर आए और बिल में जब इन्होंने ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया तो इन्होंने बुलडोज करके साथ ही एमनेस्टी टैक्स के साथ उन दोनों को जो है तस्लीम। हमने तो सेनेट में करारदाद मंजूर करवाई कि इसको मुस्तरद किया जाता है और इसको नहीं होना चाहिए प्राइवेटाइज किसी सूरत में भी। ये हम तो मुतनाज़ा नहीं बना रहे। मुझे ब्रेक लेना, और ये उसी तरह का है कि अभी CPAC का इशू था, उस पर भी कहा जा रहा था कि या तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आके उस पर बात करें या आप उस पर आके पार्लियामेंट में बात करें, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं हुई थी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जरा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे कि नून लीग का हदफ क्या है, और अगर वो कहते हैं कि किसी शख्स को निकाला नहीं जाएगा, जो कर्जा है वो भी हुकूमत अपने ऊपर नहीं लेगी, तो फिर कैसे, वो कौन सा जादू करेगी आने वाली कंपनी जो इसको टेक ओवर करेगी, या स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगी कि रिवैम्प हो जाएगी PIA और जो नुकसान है वो नफे में बदल जाएगा? इस पर बात करेंगे डॉक्टर तारिक साहब से और हमारे दूसरे पैनलिस्ट से एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, दो सवाल मैं आपसे एक साथ पूछ लेता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो चाहते हैं निजकारी हो ना, या सिर्फ अगर हो रही है निजकारी तो वो एक तरीके से हो, और अगर आप समझते हैं कि निजकारी नहीं होनी चाहिए तो मैं आपसे फिर ये पूछूंगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए। आप खुद प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सारे काम स्लो हो जाते हैं। एक वो आप कह सकते हैं ना कि जो इस वक्त जो एयरलाइंस चल रही हैं उनसे कंपीट नहीं कर सकते, कंपेटिटिव नहीं रहते। तो अगर एक टैक्स पेयर का पैसा 25-30 अरब रुपए साल का जाया हो रहा है, तो फिर क्यों ना हो जाए ऐसे इदारे को प्राइवेटाइजेशन, क्यों ना होनी चाहिए उसकी प्राइवेटाइजेशन? राइट। अच्छा, इसका जवाब जो है वो बहुत छोटा कर इख्तिसार के साथ अगर मैं दूं तो वो ये है कि तहरीक इंसाफ यकीन रखती है कि मईशत का जो मेन इंजन है ग्रोथ का वो निजी इदारे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लाखों बिजनेस चल रहे हैं वो निजी हाथों में है और रहने भी यहीं पे चाहिए। चंद इदारे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहा जाता है कौम दुनिया में, और उसमें जो दो सबसे बड़ी मिसालें हैं जहां पर रियासतें आज भी अपना कंट्रोल कायम रखती हैं, वो एक तो हैं जहां पे कुदरती वसाइल इन्वॉल्व हो, और ये पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि तेल और गैस के ज़खायर जो हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी वगैरह के अंदर प्राइवेट हाथों के अंदर होते थे और वो गरीब तरीन ममालिक में से थे। शाह फैसल ने नेशनलाइजेशन की इन इदारों की और वो अमीर तरीन मुल्कों में बन गए। सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और आज भी 85% तेल और गैस के ज़खायर दुनिया में जो हैं वो रियासती कंट्रोल में हैं। दूसरी जो मिसाल नज़र आती है, आपने PIA की बात की कि PIA मुकाबला नहीं कर सकती दूसरी एयरलाइंस का। उसका मुकाबला है किससे? उसका मुकाबला है कतर एयरलाइंस से, उसका मुकाबला है इत्तेहाद से, उसका मुकाबला है एमिरेट्स एयरलाइन से, उसका मुकाबला है सिंगापुर एयरलाइन से, मलेशियन एयर सर्विस से। मैंने जितनी भी अभी आपको एयरलाइन गिनवाई हैं ये तमाम रियासती कंट्रोल के अंदर हैं। मसला रियासती कंट्रोल या ना रियासती कंट्रोल का नहीं है, मसला यह है कि इदारे को मेरिट पे, प्रोफेशनलिज्म, कानून के तहत चलाएंगे तो वो अच्छा चलेगा, और आप उसमें सियासी मुदाखलत और मेरिट का कत्ल करके अकरबा परवरी से चलाएंगे तो वो खराब चलेगा। चाहे वो PIA हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो पटवारी का दफ्तर हो, या अस्पताल हो या स्कूल हो। स्टील मिल की इन्होंने मिसाल दी, मैं आपको स्टील मिल का जल्दी से बता दूं। नहीं, लेकिन असद साहब मुझे अगर मुख्तसर बता सके, आप कह रहे हैं कि आपने सिफारिशात दी हो, सबसे ज्यादा दी है, वो कौन सी ऐसी, क्या आप अगर आप कहते हैं कि मुलाजमीन को भी ना निकाला जाए और PIA को प्राइवेटाइज भी नहीं किया जाए, तो फिर क्या ऐसा कर सकते थे कि ये इदारा हुकूमत के पास ही रहे, हुकूमत ही चलाए और मुनाफा बख्श भी हो जाए? मैं कोशिश करता हूं कि इसको 1 मिनट के अंदर आपको जवाब दूं। पहली बात तो किस वजह से ये मसला नहीं है, ये जो ओवर स्टाफिंग की बात की जाती है कि उसमें तनख्वाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। PIA का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें जो तनख्वाहों का हिस्सा बनता है वो तकरीबन आधे से भी कम है जिन एयरलाइन से इसका मुकाबला किया जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि तनख्वाह ज्यादा होना इदारे की जो है वो PIA का मसला नहीं है। मसला है क्या PIA का मसला ये है कि मुस्तकिल मार्केट शेयर लूज कर रहा है, इसके पास जहाज कम है और जितने जहाज हैं वो भी पूरे तरीके से मार्केट नहीं किए जा रहे, और ये मार्केटिंग जो कमजोर हो रही है इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपने मुल्क के गेट खोल दिए हैं। PIA की अपनी प्रेजेंटेशन स्पेशल कमेटी में कहती है कि पिछले 5 साल के अंदर ट्रैफिक के बुनियाद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 40 नई फ्लाइटें अलाउ करनी चाहिए थी। 290 गैर मुल्की एयरलाइनों को अलाउ की गई, जो लैंडिंग राइट्स दी उनको। 108 सिर्फ पिछले साल थी जी लैंडिंग, 108 पिछले साल के अंदर, आपके ख्याल में 40 के बजाय 290 जो लैंडिंग राइट्स दी जा रहे हैं, ये लैंडिंग राइट्स आपके ख्याल में क्या इसलिए दिए जा रहे हैं कि जानबूझ के PIA को खसारे में रखा जाए? क्या ये हुकूमत का ऑब्जेक्टिव है फिर आप कह रहे हैं? या इसका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि खुद बर्बाद किया जाए एयरलाइन को, और मुझे आप एंड में 30 सेकंड स्टील मिल पे जरूर देंगे, या ये हो सकता है कि ये किन एयरलाइंस को दिया जा रहा है। हमें पता है कतर में कौन रहता है, हमें पता है अबू धाबी जाके कौन रहता है, हमें पता है दुबई में किसके कारोबार है, और हमें पता है सऊदी अरेबिया में किसके कारोबार हैं। तो शायद वहां के आकाओं को खुश करने के लिए और अपनी जाती कारोबार को बढ़ाने के लिए कौम के असासों को तबाह किया जा रहा है। स्टील मिल की एग्जांपल इस पर मुझे डॉक्टर तारिक साहब का बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी। मैं स्टील मिल पे भी आता हूं, मैं जरूर स्टील मिल पे आऊंगा, अच्छा, लेकिन डॉक्टर तारिक से जरा इसका मैं जवाब ले लूं। लेकिन डॉक्टर तारिक साहब, इससे पहले मैं जरा आपको ये सुनाना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले क्या कहा था, क्योंकि जो मंशूर अभी पढ़ के तहरीक इंसाफ ने कि हम रिवैम्प करेंगे, प्रोफेशनल लोग लगाएंगे और इदारे को बेहतर बनाएंगे, यही बात जो है नवाज शरीफ साहब किया करते थे इलेक्शन से पहले। जरा सुनिए। जितनी आपकी PIA के भट्टा आपका बैठ गया है, PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहां पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट, उसको आप बेचें, PIA के सारे कर्जे उतारें,
PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें, रूट्स आप वही रखें जो आपको चाहिए फिलहाल, बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। PIA ने तो एमिरेट्स को खड़ा किया, PIA ने तो सऊदी एयरलाइंस को खड़ा किया, PIA ने यहाँ पे बेशुमार दूसरी एयरलाइनों को PIA ने खड़ा किया और आज PIA सबसे पीछे। अच्छा, PIA दुनिया की बेहतरीन। जी डॉक्टर तारिक साहब, आपने सुना, तो फिर ये यू टर्न तो नून लीग की पॉलिसी में आया है। इस इंटरव्यू से ये साफ जाहिर है। अब आप लोगों ने जहाज भी बढ़ा दिए, इसके बावजूद आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी हुकूमत इस पर बिल्कुल फेल हो चुकी है। इस बात को तस्लीम करते हैं आप? बड़ी बड़ी सीधी सी बात है शहजाद। मैं बहुत खुश होता कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो ये बयान सुनाया, आप उस वक्त साथ ये भी बता देते कि उस वक्त PIA के कर्जे कितने थे, उस वक्त PIA कितना खसारे में था। हमें जब जब मौका मिला हमने वो तमाम इकदामात और वो तमाम पॉलिसी जो 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 डायरेक्शन अभी जिस बयान में प्राइम मिनिस्टर अभी बात कर रहे थे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद खसारा कम हुआ या खसारा बढ़ा है? खसारा बढ़ा है, यकीनन खसारे में बहुत तो ये 2012 कह रहे हैं, इसके बाद तो फिर आपकी हुकूमत अरबों में। डॉक्टर साहब, ये 2012 के आखिर का इंटरव्यू, इसके बाद तो आपकी हुकूमत आ गई ना फिर। तो आप 2012 में PIA का खसारा देखें, आप अब PIA का खसारा देखें। आपने खुद ये बात तस्लीम की कि हमने जहाज़ों की तादाद में इजाफा किया, एफिशिएंसी में इजाफा किया। अल्लाह के फजल से जो आए दिन PIA से लोगों को शिकायत रहती थी, 2013 से जब हमने हुकूमत संभाली तो अब तक हम ये सारे काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद PIA खसारे से बाहर नहीं आ रहा। हम सिर्फ एक ऐसा वाइब्रेंट किस्म का पार्टनर चाहते हैं जो इसकी फंक्शनिंग में, इसकी कारकर्दगी में बेहतरी लेके आए। इस इदारे को बेचने थोड़े ही जा रहे हैं। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, पहले वो सारे हक़ाइक़ तो मालूम करें, पहले वो ये तो देखें कि हम करने क्या जा रहे हैं। दो सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि अभी जो असद उमर साहब से बात हुई कि जो लैंडिंग राइट्स दिए गए हैं दूसरी एयरलाइंस को, क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि PIA को खसारे में रखा जाए, या असद साहब ने कहा कि दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि जो कतर एयरलाइन है किसी को नवाजने के लिए, जहां पे जिन ममालिक में आपसे ताल्लुकात है उनको नवाजने के लिए ये किया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो यकीनन आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो तिजारत हो रही है, इम्पोर्ट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, वो उनमें बेहतरी तभी आ सकती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आने की दावत देंगे, एयरलाइंस को यहाँ दावत देंगे, यहाँ पे आप मल्टी नेशनल चेन्स को खोलेंगे। ये तो एक आम आदमी इस बात को समझ सकता है। इसमें पसंद और नापसंद की बात नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन सा ऐसा आप ये कहें कि वो क्राउड है, कौन सा ऐसा क्लाइंटेज है जो PIA के पास था और ये लैंडिंग राइट्स होने की वजह से और किसी और एयरलाइन को यहाँ बुलाने की वजह से वो क्लाइंटेज PIA से उतर के किसी और जहाज़ पे चढ़ गया। PIA के जहाज़ हमेशा आपको फुल नज़र आते हैं। आज अगर उनके जहाज़ 38 से ज़ायद हो चुके हैं तब भी वो फुल हैं, वो 14-17 थे तब भी वो फुल थे। तो मेरी बात कहने का मकसद ये है कि PIA का मसला मुसाफिर नहीं है, PIA का मसला मैनेजमेंट है। PIA का मसला उन नुकसानात को रोकना है। मैं जल्दी से हकायक बता देता हूं, डॉक्टर साहब को पता नहीं है हकायक। इस वक्त PIA के साथ हुआ कि यह है कि 21 जहाज से बढ़ के 38 जहाज हो गए और रेवेन्यू जो है पिछले साल 8 अरब रुपए पिछले साल की निस्बत कम हो गया। पैसेंजर माइल्स फ्लोन जो है वो पिछले साल की निस्बत कम हो गए। PIA का मार्केट शेयर जो है 43% जो कुछ साल पहले था उससे गिर के 24% रख गया है। सर, आपका जो जहाज हैं वो सिर्फ 72% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। आपका पैसेंजर जा रहा है दूसरे ममालिक के पास। हम भी ये चाहते हैं पाकिस्तान से लोग बाहर जाएं, बाहर के लोग पाकिस्तान आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें एक अच्छी तादाद में लोग जो हैं वो PIA में सफर करें ताकि ये नुकसानात जो रहे ये नुकसानात ना हो, पाकिस्तान का इदारा फले फूले। आप चाहते हैं कि सिर्फ कतर एयरलाइंस और इत्तेहाद और एमिरेट्स फूलें। हम तो नहीं उनको रोक रहे, लेकिन हम कह रहे हैं बराबरी की बुनियाद के ऊपर तिजारत करें। अच्छा, अब लतीफ खोसा साहब, आज खुशी शाह साहब जी भी कह रहे थे ना कि हम मैं बराबरी की बुनियाद पे तिजारत तभी हो सकती है जब PIA भी आपको वो सर्विसेज दे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस देती हैं। PIA के सर्विसेज जब तक उनके बराबर नहीं होंगी, मुसाफिरों को आप बांध के नहीं ला सकते किसी एयरलाइन में। अच्छा, यही बात तो हम कर रहे हैं। जब हम प्राइवेटाइज कर रहे थे इसको तो नून लीग आकर इस पर एहतजाज कर रही थी। क्या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तैयार है? कितनी सर्विसेज आपने बढ़ाई है? यही बात तो हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सवाल की इजाजत दे दें। लतीफ खोसा साहब, आज अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जब हम प्राइवेटाइज कर रहे थे तो आप शोर मचा रहे थे,
तो ये सवाल उनसे तो पूछने का है कि उस वक्त आप क्यों एहतजाज कर रहे थे, लेकिन फिर ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आप क्यों प्राइवेटाइज करना चाहते थे अपने दौर में पीपल्स पार्टी पीआईए को। देखिए, हम भी ये तलाश कर रहे थे कि इसको किस तरीके से फ़ाल करके इसको जो है प्रॉफिटेबल वेंचर में लाना है। ये एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान की ये प्राइड है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो ये उसको बेच नहीं दिया जाता, उसका इलाज किया जाता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे जो किए जा रहे थे। हमने कभी भी नहीं बेचा और ना ही हमने जो है निजकारी की तरफ कोई बिल पेश किया, ना हमने कोई ऑर्डिनेंस लाए। ये तो देखे ना, एक मजाक किया गया है कौम के साथ। यानी IMF के पास जब टर्किश एयरलाइन के साथ आप वायदा करने जा रहे थे तो यही यूनियन है जो कि आपके आड़े आके खड़ी हुई थी उस वक्त। इसी यूनियन की वजह से प्रेशर बिल्टअप हुआ था और आप लोग पीछे हटे थे और नून लीग यकीनन साथ थी उसमें। देखें भाई, हमने तो गोलियां नहीं मारी, हमने तो किसी को जो है ये इमरजेंसी नहीं लगाई थी, हमने ना ही हमने एसेंशियल सर्विसेज में लेकर आए थे और ना ही हमने कोई ऑर्डिनेंसेस किए थे, ना ही हमने पार्लियामेंट को बाईपास किया था। देखें, बात यह है कि जमहूरी अदवार में हमने नेशनलाइजेशन भी भुट्टो साहब ने की थी एक ज़माने में, और उस वक्त जो है हमने ये प्राइवेट अदारों को हमने कौमियाई अदारों में किया था। ये और बात है कि ब्यूरोक्रेसी ने उस वक्त जो है हमारा उनको सही चलाने की बजाय उनको जो है वो ज़ियाउल हक ने आके फिर सारा हमारे ऊपर मलबा डाल दिया। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही। नाज़रीन, असद उमर साहब, इस टेक्निकल बहस से हटकर एक सियासी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इल्जाम लगाते रहे कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मुकमुका है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो इस इशू पे आप लोग पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना चाहते हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी आखिर वक्त तक आपके साथ खड़े रहेगी या फिर ये मुकमुका सामने आ जाएगा नून लीग के साथ? अच्छा, वो तो खैर मैं क्या कहता हूँ, उस पर तो मोहर सब्त कर दी है इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने, तो वो ये मामला तो आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो गया है। देखिए, हम जो है वो एक उसूली पोजीशन लेते हैं, उस उसूली पोजीशन के ऊपर जो भी जमात जो है वो उस उसूली पोजीशन से एग्री करती है, तो जाहिर है हम सिर्फ इसलिए कि वो जमात इसके साथ एग्री करती है अपना नुक्ता बदल देंगे। तो पीपल्स पार्टी का और हमारा नुक्ता नजर इस वक्त मिलता है, अगर उनका नुक्ता नजर बदल गया तो ये फैसला उन्होंने करना है। हमारा तो जो उसूली मौकफ है, जो हमने मंशूर में लिखा था, हम वहीं पे आज तक खड़े में। पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला खुद करना है। ठीक है, और 6 तारीख को एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा जनाब, और 1 बजे इंशाअल्लाह ताला कराची एयरपोर्ट लैंड करेंगे इमरान खान साहब। कराची में एहतजाज वो खुद बजाते खुद लीड करेंगे, और तमाम कराची के अवाम को मैं दावत देता हूं कि जो इस्तेसाली माशी पॉलिसी, सिर्फ PI निजकारी नहीं है, सिर्फ निजकारी नहीं है, जो इस्तेसाली पॉलिसीज हैं जिसमें गरीब और मुतवस्सित तबके पर बोझ डाला जा रहा है और अमीर को अमीर तर किया जा रहा है, अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं पुरअमन तरीके से जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए, तो जरूर 1 बजे एयरपोर्ट हफ्ते को 6 तारीख को आए इमरान खान के साथ खड़े हों। ये इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी शामिल होगी? देखिए, हम तो रोज़ाना एहतजाज करेंगे, और ये जो बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने एक शहनशाहाना अंदाज अपना रखा है गवर्नेंस का, जिसमें वो ना तो पार्लियामान को हत्ता के अपने असेंबलियों को भी वो किसी चीज़ को भी खातिर में नहीं लाते, और उन्होंने जिस अंदाज से जबर और जुल्म की रवा रखी है, उनको ना तो खून की होली, खून गिरा हुआ नज़र आता है, ना उनको आहें और सिसकियाँ नज़र आती हैं। 200 अरब यहाँ जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन पर उन्होंने लगा दिया। यही 200 अरब अगर PIA में ये लगा के उसको जो है प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट टर्न अराउंड कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयतें ये नहीं है। इनकी नीयतें सिर्फ जो है सीमेंट और सरिया लगने वाले प्रोजेक्ट्स में है। इनकी नीयतें बहुत बड़े कॉर्पोरेट मैग्नेट बनने की नीयतें हैं। सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप ठीक कह रहे हैं और अभी आपने आपका टाइम भी बड़ा कम रह गया। एक सेकंड में आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं। लतीफ खोसा साहब, ये एहतजाज का हक यकीनन आपको भी है, PIA के मुलाजमीन को भी है, लेकिन देखें एक हक उन पैसेंजर्स का भी है ना जो कि मारा जा रहा है। कोई उम्रा करने जा रहा है, कोई बीमार इलाज के लिए जाना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है हर किसी के ऊपर आजादी है। उनके पास अगर एहतजाज की आजादी है तो इनकी जो आजादी है, इनके जो हकूक है वो भी तो मजरू नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप फ्लाइटें नहीं चलाएंगे
और ये बैठे रहेंगे लोग एयरपोर्ट पे, तो इनका जो नुकसान होगा वो किसकी जिम्मेदारी होगी लतीफ खोसा साहब? देखें तो हुकूमत क्यों कर ये क्राइसिस कर रही है, हुकूमत क्यों उनसे बातचीत नहीं करती है? हुकूमत ने तो उनको धमकी दी है और कहा है हमने मुतबादिल जो है ये हमने मुतबादिल उसके कर लिए हैं, हमने बाहर की फ़्लाइट्स दूसरी कर ली हैं, जो हज फ़्लाइट्स पे ज़ायद आती हैं हमने कर लिया है, हमने जो है तुम्हें 1 साल के लिए अंदर भी कर देंगे और तुम्हें नौकरियों से भी फारिग कर देंगे। तो अगर इस किस्म की धमकी आमेज, हम तो नहीं हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल तो कर रही है पीआईए कर रही है। अगर पीआईए के मुलाजिमीन के साथ इनका रवैया ये है कि उनको धमकियां देकर, उनको मरूब करके, उनके ऊपर गन पॉइंट रख के, उनके बंदूक रख के, उनके नकल्स पर उनसे करवाना है राजीनामा, तो इस तरह से मुझे तो डॉक्टर साहब को वक्त देने दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, गुजारिश है शहजाद के अलमिया ये है, जो जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी, कि खोसा साहब का बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो 200 अरब रुपया हम ऑरेंज लाइन पे लगा रहे हैं वो पीआईए को देके से खसारे से बाहर निकाल लें। खोसा साहब के लिए भी और नाजरीन के लिए भी मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि वो 200 अरब नहीं, वो 160 अरब है और वो 100% फंडिंग चाइनीज़ गवर्नमेंट की है। BOT बेसिस के ऊपर वो प्रोजेक्ट बन रहा है, पाकिस्तान का, पंजाब गवर्नमेंट का 1 रुपया उसमें नहीं लग रहा। इसलिए ये कह देना कि एक तो 160 से 200 है ना, ये कर्जा लिया जा रहा है चाइनीज कंपनी से, कर्जा लिया जा रहा है। ये कर्जा नहीं है, ये कर्जा नहीं है, ये वो कंपनी खुद बना रही है और उसके बाद BOT बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो खुद वहां से पैसे कर्जा नहीं है साहब। मेरे कहने का मतलब ये है, अब उसको छोड़े ना, मैंने आपको पॉइंट आपके सामने रखना है कि आप पीआईए के इशू को मुतनाज़ा बनाने के लिए किस तरह की मिसालें दे रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप पीआईए को कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं, मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं इसे, कि एक ऐसी चीज जिसका मसला ये है कि उसे लिंक कर दिया इसके साथ। इतना फुकदान है आपकी हुकूमत में जो फैसले किए जाते हैं, बड़े बड़े क्या पार्लियामेंटेरियन है, ऑरेंज ट्रेन फीडबैक है, नहीं है, इस पे कोई बुनियाद नहीं है और यहीं से मसला पैदा होता है। इशू कभी सेटल ही ना हो, ना कभी पाकिस्तान जो है वो कोई ट्रैक के ऊपर आए, ना एयरलाइन कभी ट्रैक के ऊपर आए। अब इन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल गया है, अब उसको ले लेके ये पूरे पाकिस्तान में फिरेंगे। खत्म हो गया है भाई हमारे साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका, असद उमर साहब आपका, लतीफ खोसा साहब आपका इस प्रोग्राम का फीडबैक नाजरीन आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।